नंदिता को लड्डू खाने का बहुत शौक था क्योंकि उसे लड्डू बेहद पसंद थे। एक दिन उसकी पड़ोसन शुभ्रा दादी बनने की खुशी में मिठाई बांट रही होती है और वो नंदिता की चौखट पर आकर उससे बोलती है, अरे ओ उमा बहन, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। देर मत करो, बाकियों को भी देना है। जैसे ही शुभ्रा की बात नंदिता के कानों में पड़ती है, वो दौड़ती हुई घर की चौखट पर आकर बोलती है, आओ आंटी जी, माँ अंदर काम कर रही है, ये मोतीचूर के लड्डू मुझे दे दीजिए आप। नंदिता के कहने पर शुभ्रा उसे 4 लड्डू देते हुए बोलती है, याद से दे दियो बिटिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। नंदिता उन लड्डू को लालच भरी नजरों से देखती है और चोरी से अपने कमरे में लेकर जाती है। अरे वाह वाह नंदिता, कितना तेज दिमाग है तेरा तो। माँ को बिना बताए ही तू इन लड्डू को अपने कमरे में ले आई। चल अब इससे पहले कि भाई आकर देख ले, जल्दी से इन्हें खा ले। हाय मेरे प्यारे लड्डू, आओ मेरे मुंह के अंदर आ जाओ। इतना बोलकर नंदिता मोतीचूर के लड्डू खाने लगती है और वो 3 लड्डू खा चुकी होती है। तभी उसका भाई उसके कमरे में आ जाता है और नंदिता उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, तो आ गया तो फिर से मेरी जासूसी करने। दीदी, तुम्हारे पास लड्डू कहाँ से आए? सौरभ के सवाल सुनकर नंदिता सोचने लगती है और बात को पलटते हुए बोलती है, देख, तू सिर्फ आम खा, गुठलियां मत गिन, समझा ना? ये ले आधा लड्डू और रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। सौरभ को नंदिता अपना आधा लड्डू देकर उसे कमरे से जाने के लिए बोल देती है और सौरभ के जाने के बाद वो आधा लड्डू भी खा जाती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, अरे ये तो मैंने अपने हिस्से के लड्डू के साथ साथ माँ और पिताजी के हिस्से के लड्डू भी खा लिए। खैर छोड़ो, अब सोचने से क्या ही होगा, क्योंकि लड्डू तो मेरे पेट में चले गए। इतना बोलकर नंदिता लड्डू खाकर कॉलेज चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली मीना कुट्टी उसे आते हुए देखकर बोलती है, अयो रामा, नंदिता आ गई तुम। देखो, मैं केरला से तुम्हारे वास्ते क्या लाई। क्या लाई है तू मेरी केरल वाली दोस्त मेरे लिए? जल्दी से दिखा मुझे। नंदिता के कहने पर उसकी सहेली मीना कुट्टी उसे टिफिन खोलकर अपनी माँ के हाथ से बने नारियल के लड्डू दिखाती है, जिसे देखकर नंदिता बोल पड़ती है, अरे ये क्या है मीना? नंदिता, ये ना नारियल के बने हुए लड्डू है, जो मैं खास तुम्हारे लिए केरला से लेकर आई हूँ। खाओ ना। लड्डू की बचपन से ही शौकीन नंदिता टिफिन से एक लड्डू निकालकर खाने लगती है, जिसके बाद वो मीना से बोलती है, अरे वाह मीना, ये लड्डू खाकर तो दिल बाग बाग हो गया, कितने ज्यादा टेस्टी है। मैंने ऐसे लड्डू आज से पहले कभी नहीं खाए थे, और तुझे पता है ना मैं लड्डू की कितनी शौकीन हूँ। थैंक यू सो मच यार। मैं जानती थी नंदिता कि तुम्हें ये नारियल के लड्डू बहुत पसंद है। मेरी अम्मा ये लड्डू बहुत अच्छे बनाती है, और रही बात टेस्ट की, तो अम्मा अच्छे टेस्ट के लिए काजू, बादाम, मिल्क, घी बहुत कुछ डालकर बनाती है, इसीलिए ये बहुत टेस्टी है। हाँ यार, अच्छा सुनना, मुझे एक और देते इसमें से। नंदिता की बात सुनकर मीना हंसते हुए उसे बोलती है, अयो नंदू, ये सारे लड्डू तुम्हारे वास्ते ही है। तुम ये टिफिन घर लेकर जाओ, जब ये लड्डू खत्म हो जाए तो मेरा टिफिन वापस कर देना। क्या? सच में मीना? थैंक यू सो मच यार। नंदिता कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद घर पर आ जाती है और कमरे में जाकर नंदिता उन लड्डू को अपने कबर्ड में कपड़ों के बीच छिपाकर रख देती है और बोलती है, इस बार भाई मेरी जासूसी नहीं कर पाएगा और न ही मेरे नारियल के लड्डू को खोज पाएगा। मैं इन्हें रोज रोज खाऊंगी। इस तरह नंदिता नारियल के लड्डू को कबर्ड में छिपाकर रख देती है। तभी उसकी माँ उमा उसे आवाज लगाती है, ओ नंदिता, बाहर आना, क्या कर रही है कमरे में? चल जल्दी आ, खाना खा ले। तभी नंदिता जल्दबाजी से कमरे से बाहर आ जाती है। आ गई माँ, बोलो क्या हो गया? क्या हो गया का क्या मतलब है? तुझे भूख नहीं लगी है क्या? आ जल्दी से खाना खा ले। अपनी माँ की जबरदस्ती के कारण लड्डू खाने वाली नंदिता ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खाना खाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए भी उसका ध्यान उन टेस्टी नारियल के लड्डुओं पर ही होता है और इस कारण वो अपना खाना भी आधा अधूरा छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे देखकर बोलती है, क्यों रे नंदिता, तुझे सिर्फ आधी रोटी की ही भूख थी क्या? सॉरी माँ, आज मुझे भूख कम लगी थी इसीलिए। इतना बोलकर नंदिता अपने कमरे में चली जाती है और कबर्ड से टिफिन निकालकर उनमें से एक नारियल का लड्डू खाने लगती है और बोलती है, अरे यार ये लड्डू कितने ज्यादा टेस्टी हैं। एक लड्डू खाने से तो कुछ भी नहीं हुआ, और खाने का मन है, लेकिन फिर ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। खैर बात की बाद में देखेंगे, अभी तो मैं इसे जी भर के खाऊंगी। इतना बोलकर नंदिता और नारियल के लड्डू खाने लगती है। अरे यार जितने टेस्टी ये नारियल के लड्डू है ना, उतना ही ज्यादा मुझे इनका ये सफेद रंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये संगे मरमर है। इसके बाद नंदिता बचे हुए लड्डू को कबर्ड में रख देती है और सो जाती है।
अगले दिन सुबह नंदिता उठकर सबसे पहले कुछ लड्डू खाती है और फिर तैयार होकर बिना नाश्ता किए ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस तरह वक्त बीतता है। नंदिता डेली थोड़ा सा नाश्ता करके अपने नारियल के लड्डू को खाकर कॉलेज जाने लगती है। अयो नंदिता, तुम आज मेरा टिफिन लाई हो कि नहीं? अरे ले आऊंगी कल या परसों मैं टिफिन, जब खाली हो जाएगा, ठीक है? नंदिता की बात सुनकर मीना उसे बोलती है। क्यों, लड्डू खत्म हो गए क्या जी? हाँ हाँ, कल ही खत्म हो जाएंगे। तुम इतने सारे लड्डू इतनी जल्दी खा गई? अरे यार, वो इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं ना कि जब भी मैं एक खाती हूँ तो फिर मेरा मन करता है कि एक और खाऊं, और इस तरह ही लड्डू जल्दी खत्म होने वाले हैं। अरे तुम उसे जल्दी खाओ या धीरे खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात बस इतनी है कि और लड्डू तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। वो मैं और मेरी अम्मा केरला से लेकर आई थी, क्योंकि केरला में नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं और वहाँ नारियल भी अच्छे और सस्ते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें हम अपने घर में भी तो बना सकते हैं। बना तो सकते हैं, लेकिन हर कोई अच्छा टेस्ट नहीं बना सकता। अरे कोई बात नहीं, अभी है मेरे पास खाने के लिए, आगे का आगे सोचेंगे। क्लास खत्म होने के बाद नंदिता अपने घर पर जाती है, जहां वो अपने कमरे में नारियल के लड्डू चेक करती है और वो टिफिन देखकर चौंक जाती है। माँ जल्दी आओ, कहाँ गई हो आप? जल्दी आओ यहाँ। अरे क्यों चिल्ला रही है तू, क्या हुआ? माँ देखो, मेरी इस कबर्ड में मैंने नारियल के लड्डू रखे थे और मैंने अभी उसे देखा तो टिफिन खाली है। भाई कहाँ है? यहीं कहीं होगा। वो गुस्से में आग बबूला होकर सौरभ का इंतजार करने लगती है और थोड़ी ही देर में सौरभ घर पर आता है और नंदिता उसे आते ही देखकर गुस्से में जोर से बोलती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ना रहते हुए मेरे कमरे में जाकर मेरे लड्डू खाने की? चोर कहीं का। बस दीदी बस, बहुत हो गया आपका। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर आज मैंने आपके ये लड्डू खा लिए तो आपने मुझे चोर बना दिया। मुझे चोर कहा आपने। दीदी ये सही नहीं किया आपने। मैं चोर हूँ तो उस दिन का क्या दीदी, जब आंटी जी हम सबके लिए लड्डू देके गई थी और आप अकेले छुपा के खा गई, उसका क्या? उसकी कोई गिनती नहीं है क्या? उसके लिए तो मैं भी आपको चोर कह सकता हूँ। माँ समझा लो इसे। वो लड्डू मेरी सहेली मीना कुट्टी ने मुझे केरल से लाकर दिए थे और यहाँ मिलेगा भी नहीं। अब मैं कैसे उसे खाऊंगी? मैं कैसे भी कर बिल्कुल वैसा ही लड्डू बना दूंगी तेरे लिए। वो अपनी बेटी को समझाकर नारियल के लड्डू का सामान मंगवाकर उसके लिए लड्डू बनाती है और देखते ही देखते वो बहुत सारे लड्डू बना देती है और नंदिता उसे टेस्ट करके बोलती है। अरे वाह मेरी प्यारी माँ, आपने तो बिल्कुल मीना की माँ के जैसे ही टेस्टी लड्डू बनाया। थैंक यू माँ। ले, बना दिए मैंने तेरे लड्डू। अब तू 6 महीने तक बैठकर खाएगी ना तो भी कम नहीं पड़ेंगे। ओके ओके, समझ गई माँ। इस तरह लड्डू की शौकीन नंदिता को अपने माँ के हाथ से बनाए हुए लड्डू मिल जाते हैं, जिसके बाद वो अपने भाई सौरभ से माफी भी मांगती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। भोलापुर गांव में माधुरी अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। राजू के बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। माधुरी दूसरों के घर में काम किया करती थी और 2 वक्त का खाना खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन माधुरी जब अपने काम से घर लौट रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन उससे कहती है, अरे माधुरी सुन तो जरा, तुमको तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ कहना है। अगर इस बार भी तुमने हमारी बात को अनदेखा कर दिया तो शायद तुम्हारा बेटा। क्या हमारा बेटा? हाँ, आखिर तुम सभी गांव वालों को हमारे लल्ला से क्या परेशानी है? बेचारा बिन बाप का बेटा है, फिर भी तुम सबको उस पर दया नहीं आती। अक्सर उसी की शिकायत लेकर आ जाते हो हमारे पास। अरे सुन तो ले, आखिर बोलना क्या चाहती हूँ मैं। बिना कुछ सुने ही हम पर बरसने लगती है। हम ये कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा आज गांव की नदी के पास बेहोश मिला था, जरा ध्यान रखा करो उसका। बस यही बोलना चाहते थे हम। हमको माफ करना सुनीता, वो क्या है ना, राजू की बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं और गांव वाले उसी की शिकायत लगाते हैं, इसलिए हम गुस्से में बोल गए। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। जब पूरा दिन काम करके आओ और शाम को गांव वाले बेटे की शिकायत लेकर बैठ जाए तो गुस्सा तो आता ही है। और अब जल्दी से घर जाओ और देखो अपने लल्ला को ठीक है या नहीं। राजू, हमने सुना है आज गांव की नदी के पास तुम बेहोश पड़े थे। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और ये क्या खा रहा है? किसने दे दिया तुमको खाने को? हमने दिया था खाने को। बेचारा भूखे पेट बिना कुछ खाए पिए नदी के किनारे जाकर बैठा हुआ था। ज्यादा देर भूखे रहने की वजह से बेहोश हो गया था। एक बात बोले, बुरा मत मानना। देख माधुरी, अब दूसरों के घर काम करना छोड़ दे।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो अपने बेटे को क्या खिलाएंगे, कभी सोचा है? अभी तो सिर्फ दोपहर को भूखा था, लेकिन बाद में भूख से मर जाएगा हमारा लल्ला। देखो, हम कुछ कह रहे हैं, उसे जरा ध्यान से सुनो और सोच समझकर हमको बताना जो काम हम बता रहे हैं। अगर वो काम करोगी तो अपने बेटे को भी साथ रख सकती हो और बाद में पढ़ा भी सकती हो। क्या काम है और करना क्या है ऐसा जिससे हमारा लल्ला हमारे साथ भी रह सकता है? हम दोनों मिलकर पकौड़े की दुकान खोलेंगे, ठीक है? दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे और लल्ला को पकौड़े के ठेले में भी ले जाया करेंगे। क्या कहती हो, ठीक है ना? माधुरी को सुनीता की पकोड़े बेचने वाली बात बहुत पसंद आती है और अगले दिन दोनों बाजार जाकर सब्जियां लेकर आती हैं और अपने ही गांव के चौराहे पर पकोड़े का ठेला लगाते हुए माधुरी ग्राहक को बुलाती है। पकोड़े ले लो पकोड़े, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, पालक के भी पकोड़े, ताजी ताजी सब्जियों के पकोड़े, मात्र 20 रुपए में। गर्मा गर्म पकोड़े खाइए। अरे वाह, क्या बात है माधुरी, बहुत अच्छे। हमको तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसे भी ग्राहक बुला लेती हो। ऐसे ही बुलाती रही तो तुम्हारी आवाज सुनकर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाएगी हमारे दुकान में। अरे कहाँ, अभी तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया। अब आगे क्या ही होगा, क्या ही होगा। अरे माधुरी, उधर देखो, तुम्हारी आवाज सुनकर पकोड़े खरीदने आ रहा है। फिर से आवाज लगा ताकि पकोड़े खरीदने ग्राहक आ जाए। हाँ हाँ, अभी लगाती हूँ आवाज। पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े, हरी ताजी सब्जियों के पकोड़े। देख, कितने सारे पकोड़े लेकर गए हैं ये भाई साहब। लगता है इनके घर में मेहमान आए हुए हैं, तभी तो पकोड़े खरीद कर ले गए हैं। चलो, कुछ तो बोहनी हुई। अब लग रहा है हमारे पकोड़े बिक जाएंगे। अगर ऐसे ही पकोड़ों का व्यापार चलता रहा तो हमें किसी और के घर काम करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, उसके बाद हम तुम्हारे लल्ला को स्कूल भी भेजेंगे ताकि वो बड़ा होकर हमारी तरह पकोड़े बेचने वाला ना बने। क्यों ना बने? अरे का बुराई है? अगर मेहनत करेगा तो यही व्यापार से सफलता हासिल भी हो जाएगी। दोनों सहेलियां ऐसे ही हर रोज पकोड़े का ठेला लगाया करती, लेकिन हर रोज उतनी कमाई नहीं हो पाती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ राजू भी बड़ा हो गया था। राजू की बढ़ती उम्र के साथ उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और अब राजू वो पकोड़े का ठेला लगाया करता। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन सुनीता राजू और माधुरी के घर आकर कहती है, देख राजू बेटा, अब सब्जियां बहुत महंगी हो गई है, चाहे जितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, लेकिन ग्राहक को कभी खराब सब्जी के पकौड़े मत खिलाना। आप चिंता मत करो चाची, आप लोगों के सिखाए हुए संस्कार कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी ग्राहक को सड़ी हुई सब्जी के पकौड़े खिलाऊंगा। शाबाश मेरे लल्ला, ऐसे ही काम कर। चाहे 2 पैसे कम कमाया कर, लेकिन ईमानदारी से कमाया कर। हाँ माँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ सभी सब्जियों के पकौड़े ना बनाकर अब मैं सिर्फ पालक के पकौड़े बेचा करूँगा। पालक के पकौड़े? बस उससे क्या होगा? ये तो बस कुछ ही बन पाएंगे। वैसे भी पालक के पकौड़े इतने बिकेंगे? हाँ चाची, ठेले में बस पालक के पकौड़े खाने वाले ही आते हैं। प्याज, गोभी, आलू, इन सब के पकौड़ों की मांग ही कम हो गई है, इसलिए हम सोच रहे हैं अब से बस पालक के पकौड़े ही बेचा करेंगे। जैसी तेरी मर्जी, तुझे काम करना है। अब हमारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। तुमको जो अच्छा लगे वही करो। हाँ माँ, हमें अच्छे से पता है चाची और आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और आप दोनों देख लेना, हम आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। राजू अब अपने पालक पकोड़े का ठेला लगाता है, जिससे इसके ठेले में बहुत भीड़ होने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन अब राजू अपना पकोड़े का ठेला लगाता है तो देखता है उसके ठेले के सामने एक अनिल नाम का व्यक्ति भी अपना पकोड़े का ठेला लगाए पकोड़े बेच रहा था। तभी उसे देखकर राजू कहता है, क्या बात है भाई, आज से पहले तो आपको यहाँ पर कभी पकौड़े का ठेला लगाते हुए नहीं देखा, अब अचानक से यहाँ कैसे आ गए? आप ऐसा कीजिए, कुछ दूर जाकर ठेला लगाइए ताकि मेरे ग्राहक ना भटके। अरे क्यों भाई, हम क्यों हटाए अपना ठेला? अरे दिक्कत हो रही है तो कहीं और लगा ले, हैं? समझा? हम नहीं हटाते, कर ले जो करना है।
भाई साहब, पिछले 15 से 20 साल से हम लोग यहाँ खड़े होकर के अपने पकौड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो अब आप अचानक से आकर हमें जाने के लिए कह देंगे? वाह भाई, बड़ी कमाल की बात है ये तो। हाँ तो लगा लिया ना इतने साल, अब मन नहीं भरा क्या? इतना बड़ा व्यापार कर लिया है? अरे हमें लगाने दो, अब जाओ भाई जाओ। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। आपको यही आपका ठेला लगाना है तो कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ होनी भी नहीं चाहिए। पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े। अरे ताजी महंगी महंगी सब्जियों के पकोड़े। आओ आओ, मात्र 15 रुपए में खाओ पकोड़े। अरे राजू, पालक के पकोड़े दियो भाई, बहुत दिन हो चुके पालक के पकोड़े खाए, आज खा लेते तेरे हाथों के। कितने के लगा दूं भैया पालक के पकोड़े? 25 के पाव हैं। वो क्या है ना, सब्जियां थोड़ी महंगी हो गई हैं, इसलिए कीमत बढ़ानी पड़ रही है। अरे आओ भाई आओ, 15 के पाओ। अरे आओ आओ आओ, जल्दी से खाओ, सिर्फ 15 के पाओ। अरे राजू, ये क्या बात कर रहा है तू? अरे वो तो 15 के पाव दे रहा है। क्या कर रहा है राजू तू? अपने ही लोगों को लूट रहा है। ये तो तू गलत कर रहा है भाई। चल सुन, पकोड़े वकोड़े ना तलियो मत, मैं जा रहा हूँ सामने वाले से खाने 15 के। अरे भैया, आप हमारे इतने पुराने ग्राहक हो, फिर भी आप हम पर भरोसा नहीं कर रहे हो। हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? अरे यार, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो जा रहे सामने वाले के पकोड़े खाने के लिए। हमें तो वहाँ से खाने हैं, क्योंकि हम गरीब है, कोई धन का ना कुबेर नहीं है हमारे पास जो हम पैसे लुटाते फिरे, समझा? जा रहे हम, और हाँ शायद ना ये बाकी लोग भी जाएंगे। अरे आइए आइए, बताइए कौन सा पकोड़ा खाएंगे भैया जी? गर्मा गर्म पकोड़े हैं हमारी दुकान में। अरे एक बार खाएंगे ना, रोज आएंगे। बताइए कौन सा लगा दे, प्याज का, आलू का, गोभी का, कौन सा पकोड़ा दें आपको? अरे वाह, क्या बात है। एक काम कीजिए, पालक के पकोड़े और प्याज के पकोड़े पैक कर दीजिए, घर लेके जाऊंगा, सभी लोग मिलके खाएंगे आपकी नई दुकान के पकोड़े। धीरे धीरे राजू के ठेले के सभी ग्राहक अनिल के ठेले के सस्ते पकोड़े खाने जाया करते। अब राजू के ठेले पर बस 2-4 ग्राहक ही आया करते। अनिल को महंगी सब्जियों की सस्ते पकोड़े बेचना महंगा पड़ रहा था, इसलिए वो बाजार से अब सड़ी गली सब्जियां लेकर आता और उसके पकोड़े बनाकर बेचा करता। ऐसे ही कई दिन गुजरते गए और एक दिन अनिल के ठेले पर वही ग्राहक आकर अनिल से गुस्से में बोलता है, अरे कैसे पकोड़े बना बना के खिला रहे हो हमें? अरे हमारी सेहत खराब होती जा रही है। सही कहते हैं लोग, सस्ते चीज खा के ना इंसान बीमारी पड़ सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। अब तो हम तुम्हारी दुकान पे कभी आएंगे भी नहीं, और कोई नहीं आएगा। और इतना कहकर वही सब ग्राहक फिर से राजू के ठेले से पकोड़े खरीद कर खाते और अनिल अपना सर को झुकाए वहां से अपना ठेला लेकर चला जाता है। अनु नाम की एक नेपाली लड़की जो सिलीगुड़ी शहर से थी, उसे बहुत तरह के चाइनीज खाना बनाना आता था, लेकिन अनु मंचूरियन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। अनु की शादी शिव नाम के एक लड़के से होती है जो कि नेपाली नहीं था। शिव की माँ अनु को जरा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो नेपाली थी। जहाँ शिव काम किया करता वहाँ की सैलरी से ना वो खुश था, इसलिए वो अपने काम से हेरा फेरी करके पैसा जोड़ा करता था। ऐसे ही एक दिन अनु शिव को कहती है, मैं कितनी बार बोला तुमको, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ते पनी कुने कुरा पुश्तेनों की ना हो। अनु, जो भी बोलना है हिंदी में बोला करो यार, ये तुम्हारे बीच बीच में नेपाली कहाँ से आ जाता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम सब कुछ जान के ही मेरा से शादी करा ना फिर। और हाँ, मैं तुमको बोला ऐसा रिश्वत मत लिया करो, वरना किसी दिन तुम्हारा सीनियर को पता चल गया ना तो क्या होगा? इतना मत सोचो, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। मैं तुम्हें और माँ को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, इतना तो कमाया है मैंने। हुंचा हजूर, जब सिर पर डंडा लगेगा तब पता चलेगा, पहले ही संभल जाओ। अपने मालिक से दगाबाजी करना अच्छी बात नहीं। जब उनको पता चलेगा तब वो बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें निकाल देगा ऑफिस से। बस करो, बेकार की बातें भी कर रही हो तुम। अगर उनको पता लगाना होता तो पहले ही पता लगा लेते। वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए कभी शक नहीं कर सकते हैं मुझे पर। आ बुझे तिमरो कुरारा तिमरू बनी सराई।
अनु की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गया था। वो पूरी रात इसी बारे में सोच रहा था और अगली सुबह जब शिव अपने काम पर जाता है तो देखता है उसका मालिक हिसाब देखते हुए शिव की चोरी पकड़ लेता है और उसे काम से भी निकाल देता है। शिव को घर लौटकर आता देख उसकी माँ शिव से कहती है, क्या हुआ बेटा, आज ऐसे अचानक इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? अरे तबीयत वगैरह ठीक तो है ना तेरी? चल आजा बैठ। अरे अनु बहू, देख तेरा पति आया है, जल्दी पानी लेकर आ। पता नहीं इसकी तबीयत खराब कैसे हो गई। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनु, जरा बाहर आओ, कुछ कहना है मुझे। क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों है तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? लो पानी पियो, फिर रिलैक्स होकर बताओ। माँ, अनु, मुझे काम से निकाल दिया गया है। पता नहीं क्यों निकाल दिया गया, लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, मैं कोई दूसरा काम देख लूंगा। क्या? तुझे नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? और तूने पूछा नहीं कि किस लिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? अरे सवाल तो करना चाहिए था ना, ये तेरा हक है, हक। शायद उसी वजह से तुमको काम से निकाला होगा। मैंने कहा था ना, ऐसा मत करो अपने मालिक के साथ। अब देख लिया कैसे एक बार में नौकरी से निकाल दिया। बहाने कोई हो मेले ना बुझे भरने के गरनू। किसकी बात कर रही है ये नेपालन? और तू मुझसे बातें कब से छुपाने लग गया? वाह बेटा वाह, मैंने सुना था कि शादी के बाद बेटा बदल जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया, तू तो सच में शादी के बाद बदल ही गया है। अरे माँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस एक बार अनु ने कहा था आपके नौकरी का भरोसा नहीं है, बस वही बात है। अरे ये तो है ही मनहूस, जब से तू इसे ब्याह कर यहाँ लाया है ना, तब से हमारे घर में पनौती लगी हुई है। अरे इसके आने के बाद से अपने घर में कुछ अच्छा हुआ है? नहीं ना। मेरी मान या मत मान, ये मनहूस है ही हमारे घर के लिए। गौरी की तीखी बातें सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू लिए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और शिव भी उसे मनाने के लिए चला जाता है और अनु से कहता है, अनु मेरी नेपालन, ऐसे नहीं रोते हैं, माँ की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ काम ढूंढने का। काफी वक्त लग जाएगा वैसे भी काम ढूंढने में। उससे पहले मैंने जिसको भी पैसे दिए हैं उनसे जाकर मांग कर लेकर आता हूँ। हाँ, सभी से वक्त पर पैसे मांग लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसी पैसों से 2 हफ्ते का राशन आएगा। लेकिन मैंने कुछ सोचा है कि मैं भी एक ढाबा खोल दूं, ताकि हमारा परिवार का खर्चा चल सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? अगर सच में मुझे पता होता कि तुम ऐसा भी कुछ करने वाली हो, तो मैं कब का तुम्हारे लिए ढाबा खोल देता। तो अब खोल दो ढाबा। मुझे मंचूरियन बनाना बहुत अच्छे से आता है, और भी चीजें हैं, जैसे मोमोज भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन ढाबा में अकेले कैसे काम करूँ? कोई तो साथ होना चाहिए ना। मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारे साथ मंचूरियन के ढाबे में काम करूंगा और अपने ढाबे का नाम रखूंगा नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा। बताओ कैसा लगा तुम्हें नाम? नाम तो बहुत अच्छा है, बस दुकान भी नाम के साथ चल जाए तो मजा आ जाएगा। माँ जी को भी ये खुशखबरी दे दो, वरना मुझे पता नहीं क्या कुछ सुना देंगी। शिव अपनी माँ गौरी को अपनी बीवी के नाम पर ढाबा खोलने की बात बताता है। पहले तो गौरी बहुत आनाकानी करती है, फिर मान जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शिव और अनु मिलकर उनका मंचूरियन का ढाबा खोलते हैं। तभी उनके ढाबे पे एक ग्राहक आकर कहता है, अरे बहन जी, आपके ढाबे पर क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? अरे कुछ अच्छा सा लगवा दीजिए 2 प्लेट। ये लीजिए, इस मेन्यू कार्ड को देखकर बताइए कि क्या खाना है आपको। वैसे मैं आपको बता दूं,
मेरे ढाबे में चाइनीज मिलता है और मेरे हाथ का मंचूरियन एक बार टेस्ट करके देखिए, फिर आपकी मर्जी है। अच्छा जी, वैसे आप नेपाली हैं क्या? अब बुरा मत मानना, वो क्या है ना, आपके ढाबे का नाम नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा लिखा हुआ है तो इसलिए पूछ लिया। जी मैं नेपाली हूँ और मेरा पति नॉर्थ से है, इसलिए मैं भी इस गांव में हूँ। आप बताइए क्या खाना पसंद करेगा? अरे आपके दुकान के मंचूरियन फेमस है तो मैं तो वही खाना चाहूंगा। ये लीजिए भाई साहब आपका मंचूरियन, खा कर बताइए कैसा बना है। अरे बहन जी, मंचूरियन देखकर तो लग रहा है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। अगर मुझे ये मंचूरियन अच्छा लगा तो मैं रोज यहाँ मंचूरियन खाने आऊंगा। अनु के हाथ का मंचूरियन खाकर वो व्यक्ति अब रोज ढाबे में आया करता है और अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा पर लेकर आता है। अब नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगता है। ऐसे ही एक दिन शिव और अनु अपने ढाबे पर काम कर रहे होते हैं कि तभी इनकी पड़ोसन उमा आती है और कहती है, अरे क्या बात है, तुम दोनों का ढाबा तो बड़े मजे से चल रहा है। ऐसा क्या बनाती हो जो इतना चलने लग गया तुम्हारा ढाबा? हम भी पिछले गांव में 5 साल से ढाबा खोले बैठे हैं, लेकिन आज तक हमारे ढाबे में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। अरे उमा जी, हम मिलावटी खाना बनाया नहीं करते हैं, इसलिए हमारे दुकान का खाना हर किसी को पसंद आता है। आप भी कभी खाकर देखिए और फिर बताइए। ओहो, अब मैं तुम्हारे ढाबे का खाना खाऊं? कहते हैं ना, ज्यादा पैसे आने पर लोग आसमान में उड़ने लगते हैं। बस आपका भी यही हाल हो रखा है, पता नहीं कब जमीन पर आ गिरो आप। उमा दीदी, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं किसी का तो बुरा भी मत बोलिए, मैं अपना ढाबा देख लूंगी। आप भी अपनी दुकान देखिए। पता नहीं खाने में क्या मिलाकर बनाती है जिससे खाना खाकर कोई बीमार भी नहीं पड़ता। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि इस नेपाली बहू का ढाबा बंद हो जाए। क्या अकेले अकेले बातें करते हुए जा रही हो आप? जोर से बोला करो, हमको भी सुनाई दे और हम भी बातों का जवाब दे सकें। ऐसा मत बोलो शिव, कभी कभी हम दूसरों को भला बुरा कहते हैं तो वो बातें हम पर ही लग जाती हैं। जो कहना है कहने दो उन्हें। अनु और शिव उमा की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक रोज जब अनु और शिव अपने ढाबे में मंचूरियन बना रहे होते हैं तो उसके ढाबे के सामने एक कार रुक जाती है और कार से उतरकर एक औरत सीधा अनु के पास जाकर उससे सवाल करती है, क्या मैं इस नेपाली बहू का ढाबा की मालकिन अनु से बात कर सकती हूँ? जी मैं ही हूँ अनु, कहिए क्या कहना है आपको? कुछ चाहिए और ये भी बता दीजिए कि कौन सा मंचूरियन खाना पसंद करेंगी आप? मैं यहाँ आपके ढाबे पर जांच करने आई हूँ। मैंने सुना है आपके ढाबे पर मिलावट वाला खाना बनाया जाता है, इसलिए हम आपके ढाबे पर सर्च करने आए हैं। हाँ जरूर, देखिए हम साफ सफाई से खाना बनाते हैं क्योंकि हमें भी अपने ग्राहक के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है और हमें खाने में कोई मिलावट नहीं की है और ना ही हमारा ढाबा गंदा है। हाँ, लेकिन जिसने भी हमारे खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है, मैं चाहता हूँ आप भी उनके ढाबे पर जाकर उनके खाने को जांच करें। फूड ऑफिसर अनु के ढाबे का पूरा खाना चेक करने के बाद उमा के ढाबे का भी खाना जांच करवाती है, जिससे उमा का ढाबा कुछ दिनों में बंद हो जाता है और नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।